प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को किरचॉफ के नियमों को बताया था, उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझिएगा और इस पर बेस्ड विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अतः इसको आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आज की जो हमारी हेडिंग है वो व्हीट स्टोन सेतु है, और हमने आप लोगों को बताया जो हेडिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। हेडिंग है आपकी व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, जो व्हीट स्टोन सेतु है एक प्रोफेसर थे, इन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक ऐसा सेतु बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसकी सहायता से हम लोग किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन सेतु ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक व्यवस्था प्रस्तुत किया जिसको हम लोग व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। और ये जो व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक समांतर चतुर्भुज रहेगा, उसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश हम लोग 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था जोड़ेंगे, यानी कि एक व्यवस्था इस प्रकार से डेवलप करेंगे और उसमें विकर्णों की सहायता से कहीं कहीं पे बैटरी, किसी जगह पे बैटरी यानी कि सेल जोड़ना है और कुंजी जोड़ देना है, किसी जगह पर धारा मापी चेक करने के लिए जोड़ देना है। तो आइए हम लोग इसको विस्तृत रूप से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ये जो हमने आपको बताया, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज ABCD के अनुदिश इसके सभी प्रतिरोधों यानी कि 4 प्रतिरोधों PQRS को एक समांतर चतुर्भुज ABCD के अनुदिश जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से 4 प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है और इन प्रतिरोधों के नाम हम लोग लिख सकते हैं PQRS। ठीक है, और जो हमारा चतुर्भुज है वो है, आपका PQRS, ABCD। आपका चतुर्भुज क्या है? ABCD है। चतुर्भुज आपका हो गया ABC और D। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश 4 प्रतिरोधों PQRS को चित्रानुसार इसमें जोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक विकर्ण AC की सहायता से एक सेल यानी कि एक वैद्युत सेल तथा एक कुंजी K1, ये वैद्युत सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, और ये कुंजी है, मान लेते हैं K1 है। एक कुंजी और एक विद्युत सेल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तथा दूसरे विकर्ण BD के अनुदिश एक धारामापी, एक गैल्वेनोमीटर है, ये एक धारामापी, और साथ ही साथ इसके साथ भी एक कुंजी K2 जोड़ दी जाती है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS को चित्र के अनुसार एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं ABBCCD और AD के अनुदिश जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इनकी भुजाओं के अनुदिश जोड़ने के पश्चात इसमें हम लोग एक विकर्ण AC के अनुदिश एक विद्युत सेल तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। ठीक है, विकर्ण AC के अनुदिश, AC देख रहे होंगे आप लोग। दूसरे विकर्ण BD के अनुदिश एक G का मतलब धारामापी है, गैल्वेनोमीटर, तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ दी जाती है।
इतना आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या कार्य होता है इसका हमें चेक करने का, उसको ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ पे से लगा हुआ है कुंजी K1 को जैसे ही हम लोग यहाँ से बंद करेंगे, ये प्लस है ये आपका माइनस है, तो प्लस की दिशा में एक धारा I प्रवाहित हो जाएगी, प्लस से माइनस की दिशा में धारा I प्रवाहित होगी। और किरचॉफ का नियम कहता है आपका कि यदि किरचॉफ का नियम आपका कहता है कोई भी धारा मान लेते हैं यहाँ पे आ रही संधि पर पहुँच रही है। अब संधि पर जब ये धारा I पहुँचेगी, दो अलग अलग तारों में जानी है, तो ये दो प्रकार से यानी कि दो अलग अलग धाराओं में बंट जाएगी। तो मान लेते हैं ऊपर जो धारा जा रही है वो I1 है और दूसरे प्रतिरोध Q वाले में जो धारा जा रही है वो आपकी I2 है। I1 कंसीडर कर लेते हैं ऊपर P और R में प्रवाहित होने वाली धारा को, और I2 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं Q और S में प्रवाहित होने वाली धारा को। ठीक है, नियम आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो धारा I आ रही थी, दो धाराओं I1 व I2 में विभाजित हो जाती है। ओके, अब हमें करना क्या है बच्चों, हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये जो धारा मापी है उसमें विक्षेप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये जो कुंजी K2 लगी है इसको हम लोग बंद करेंगे और K1 को भी बंद करेंगे, और यहाँ से जैसे ही धारा प्रवाहित होगी वैसे ही इस धारा मापी में हमें करंट का पता चलेगा। ठीक है, अगर इसको बंद करने पर, कहने का मतलब इसको यहाँ से जोड़ दिया जाए, अगर बंद करने पर यदि इसको बंद करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो रहा हो, कहने का मतलब जो धारा मापी की सुई है वो एकदम सीधी हो, कोई विक्षेप ना हो रहा हो, तो ये जो स्थिति है वो आपकी संतुलन की स्थिति कहलाती है। ठीक है, यदि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो रहा हो इस कुंजी K2 को बंद करने पर, तो ये जो स्थिति है वो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति कहलाती है। बात समझ में आ रही है। हमने आप लोगों को बताया कि कुंजी K1 और K2 को बंद कर देने के पश्चात K1 को भी बंद कर देना है और K2 को भी बंद कर देना है। ये जो धारा I प्रवाहित होगी, ये जब गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में पहुंचेगी, तो यदि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो वो जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति कहलाती है। जब ये धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो हम लोग कुंजी जो K2 आपकी लगी है उसको फिर से खोल देंगे, कुंजी K2 को ओपन कर देना है, और ये जो स्थिति है आपकी वो व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ का दूसरा नियम यहाँ पे लगाएंगे, और बंद पास A B D A के लिए यहाँ पे लिखेंगे बंद पास A B D A के लिए दूसरा नियम वही लगाएंगे। दूसरा नियम हमने आप लोगों को बताया था सिग्मा IR बराबर सिग्मा E के, कहने का मतलब धारा और प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग होगा वो विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो आइए ज़रा समझ लेते हैं। ये जो बंद पास A B D A है, इसमें दो प्रकार की धाराएं I1 और I2 प्रवाहित हो रही है। I1 की जो प्रवाहित होने की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है, और I2 के जो प्रवाहित होने की दिशा है वो दूसरे प्रकार से। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। इसलिए क्या करना है, हम लोग जब यहाँ पर लगाएंगे I1 किस में प्रवाहित हो रही है, P में, तो यहाँ पर लिख देना I1P प्लस जो I2 है बच्चों वो I1 के विपरीत दिशा में है। I1 ऊपर से नीचे आ रही है, I2 नीचे से ऊपर जा रही है।
जब धाराएं विपरीत दिशा में होती हैं तो दोनों में से किसी एक धारा पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसलिए क्या करना है, I2 की जगह पर -I2 लिख देंगे और जो I2 प्रवाहित हो रही है वो किस में प्रवाहित हो रही है, Q प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे Q लिख देना है बराबर सिग्मा E लिखना है। E का मतलब कोई भी सेल अगर जुड़ा होगा तो उसका विद्युत वाहक बल हम लोग जोड़ करके लिख देंगे। तो हमारा जो बंद पास ABDA है, यहाँ पे कोई भी सेल जुड़ा नहीं है, जिसके कारण इन सभी का इस बंद पास का जो विद्युत वाहक बल होगा वो 0 होगा, क्योंकि कोई भी सेल जुड़ा नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। अब इसको उस साइड ट्रांसफ़र कर लेना है। ये आपका बन जाएगा I1P माइनस I2Q बराबर 0। उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारा बन गया I1P बराबर I2Q के समीकरण नंबर 1। इतना आप लोग समझ रहे हैं। हमने बंद पास ABDA के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया है। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे, दूसरा बंद पास लेंगे। इसी प्रकार बंद पास, दूसरी तरफ वाला बंद पास लेना है BCDB के लिए। बंद पास BCDB के लिए दूसरे बंद पास के लिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे, दूसरा बंद पास क्या है बच्चों, BCDB है। और इसमें देख रहे हैं R में धारा I1 है और S में धारा क्या है, I2 है। I1 की दिशा इस तरफ है, I2 की दिशा इस तरफ है, दोनों विपरीत दिशा में हैं। इसलिए यहाँ पे लिखना I1 इंटू R प्लस में -I2 इंटू S बराबर, इसमें भी, इस बंद पास में भी कोई सेल नहीं जुड़ा है, इसलिए इस बंद पास के लिए भी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0 होगा। अब ये भी माइनस हो जाएगा, इसको साइड लिख जाएंगे, प्लस बनेगा, यानी कि I1R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I2S के। इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 से कर देंगे भाग। तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 भागे 2 करने पर, ठीक है। समीकरण 1 भागे 2 करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा I1P अपान में I1R बराबर I2Q बटे में I2S। I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा P बटे R बराबर Q बटे S के, या फिर इसको हम लोग सीधा कर सकते हैं, Q यहाँ कर लीजिए, R वहाँ भेज दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S के। ये हमारा एक फार्मूला मिल गया है चारों प्रतिरोधों के रूप में। P, Q, R और S के रूप में हमें एक फार्मूला मिल गया है। और इस फार्मूले में अगर P, Q और R तीनों के मान ज्ञात हो तो चौथे प्रतिरोध S का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, या किसी भी 3 प्रतिरोध का मान अगर हमें ज्ञात रहेगा तो उसमें से एक प्रतिरोध का मान इस सूत्र में रख करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। एक बार आप लोग फिर से जल्दी से देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हमने बताया 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़ एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश जोड़ा जाता है, और इनमें एक विकर्ण AC की सहायता से एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा एक कुंजी K1 जोड़ दी जाती है, तथा दूसरे विकर्ण BD की सहायता से एक धारामापी G और कुंजी K2 जोड़ दी जाती है, ठीक है। कुंजी K1 और K2 को बंद करने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो इस स्थिति में ये जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन की स्थिति में होता है। ओके, संतुलन की स्थिति में होता है। और जब संतुलन की स्थिति में हो जाएगा तो हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम, और बंद पास ABDA के लिए लगाएंगे, ठीक है, ये आएगा। इसी प्रकार दूसरे बंद पास BCDB के लिए लगाएंगे तो दूसरा मान आएगा। और उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद हमें
भाग करने के बाद मिल जाएगा P/Q बराबर R/S। इन चारों प्रतिरोधों में से किसी भी एक प्रतिरोध का मान ज्ञात होने पर चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके अनुप्रयोग हैं। व्हाइटस्टोन सेतु के 2 अनुप्रयोग हैं। इसके सिद्धांत की सहायता से हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु का अध्ययन करेंगे। और आप लोगों के सिलेबस में मीटर सेतु दिया गया है, उसको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ करके अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बाकी की जो भी हेडिंग्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करके इस पार्ट को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई आप लोगों को समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और इस वीडियो को अपने सहपाठियों मित्रों के साथ शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर से लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु इसके 2 अनुप्रयोग हैं। इसी के बाद आप लोग लिख लीजिएगा जो मीटर सेतु है, उन दोनों में से पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोग मीटर सेतु का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे और साथ ही साथ एक और हेडिंग आपकी बच्चे की विभव मापी, उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके हम लोग इस पार्ट को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।